नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है रविंद्रनाथ द्वारा लिखी कहानी हालदार परिवार का दूसरा भाग। फिर पति के प्रेम का उपहार पाकर किरण को कितनी खुशी हुई, उसे ठीक से समझने का कोई उपाय न था। इस संबंध में प्रश्न करने पर वह कहती, बढ़िया है, अच्छा है, किंतु बनवारी के मन का खटका किसी भी तरह दूर न होता। क्षण क्षण में उसे लगता शायद पसंद नहीं आया। किरण पति को उस डांट कर कहती, तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा है, न जाने नुक्ताचीनी क्यों करते रहते हो। क्यों, यह तो खूब अच्छा बना है। बनवारी ने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था, संतोष मनुष्य का महत्व गुण है, किंतु पत्नी के स्वभाव में यह महत्व गुण उसे कष्ट पहुंचाता था। उसकी पत्नी ने तो उसे केवल संतुष्ट ही नहीं किया था, अभिभूत भी किया था। वह भी पत्नी को अभिभूत करना चाहता था। उसकी पत्नी को तो कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता था, यौवन का लावण्य अपने आप उछला पड़ता था। सेवा का नैपुण्य स्वयं प्रकाशित हो जाता था। किंतु मनुष्य को ऐसा सहज सुयोग प्राप्त नहीं है। पौरुष का परिचय देने के लिए उसे कुछ न कुछ करना पड़ता है। उसमें कोई एक विशेष शक्ति है, इसका प्रमाण दिए बिना पुरुष का प्रेम म्लान बना रहता है। यदि और कुछ भी रहे, धन जो शक्ति का एक निदर्शन है, मोर के पंख के समान पत्नी के समीप उस धन की सारी वर्ण सक्षा प्रदर्शित कर सकने पर मन को सांत्वना मिलती है। नीलकंठ ने बनवारी की प्रेम नाटलीला के इस संयोजन में बांटाधार बांधा हुई पहुंचाई। बनवारी का घर बड़ा लड़का था, तो भी उसकी किसी बात में नहीं चलती थी। मालिक का प्रश्न पाकर वृत्त होते हुए भी नीलकंठ उस पर आधिपत्य जमाता। उसे बनवारी को जिस सुविधा और अपमान का अनुभव होता, वह किसी कारण उतना नहीं होता था जितना कामदेव के तुनीर में मोनुकूल बाण जुटाने की अक्षमता के कारण होता था। एक दिन इस धन संपत्ति पर उसी का तो अबाध अधिकार होगा, किंतु यौवन क्या चिरकाल रहेगा। वसंत के रंगीन प्याले में फिर यह सुधारस अपने आप इस प्रकार नहीं भर उठेगा। तब रुपया विषय का धन होकर खूब कठोर होकर जम पाएगा। गिरी शिखर के हिम सांगत के समान उसमें बहुत बाद में सावधान मन की अवयव की लहरें क्रीड़ा नहीं करेगी। रुपए की जरूरत तो इसी समय है जब आनंद के लिए उसे खर्च करने की शक्ति नष्ट न हुई हो। बनवारी के 3 खास शौक थे, कुश्ती, शिकार और संस्कृत चर्चा। उसकी काफी संस्कृत की उद्भट कविताओं से लबालब भरी थी। बादल के दिन चांदनी रात में दक्षिण पवन के चलने पर बड़े काम आती थी। सुविधा यह थी कि नीलकंठ इन कविताओं की अलंकार बहुलता को कम नहीं कर सकता था। अतिशयोक्ति चाहे जितनी अतिशय हो, कोई मुनीम सरिश्तेदार उसके उत्तरदायी न थे। किरण के कान के सोने में कृपणता की जाती थी, किंतु उसके कान के समीप जो मांद्रकांता गुंजरित होता था, उसके छंद में एक भी मात्र कम न होती और उसके भाव में कोई सीमा ही न रहती। ऐसा कहने से यथोचित न होती। बनवारी का चेहरा पहलवान की तरह लंबा चौड़ा था। जब वह क्रोधित होता तब उसके डर से लोग घबरा जाते, किंतु इस जवान व्यक्ति का मन बहुत ही कोमल था। उसका छोटा भाई वंशीलाल जब छोटा था तब उसने उसे मातृ स्नेह से पाला था। उसके हृदय में मानो प्यार दुलार करने की भूख हो। अपनी पत्नी को जो वह प्यार करता था, उसके साथ यह चीज़ भी जुड़ी थी, प्यार दुलार करने की यह इच्छा। किरण लेखा तरुरक्षा के नीचे पथ भूली रश्मि रेखा के समान ही छोटी थी। छोटी होने के कारण ही उसने अपने पति के
कान में एक बड़ी भारी संवेदना जगा रखी थी। इस पत्नी को वस्त्राभूषणों से अनेक प्रकार से सजाकर देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी। वह भोग करने का आनंद नहीं, वह रचना करने का आनंद था। वह एक को अनेक करने का आनंद था। किरण लेखा को नाना वर्णों में, नाना आवरणों में, नाना प्रकार के रूपों में देखने का आनंद था। किंतु केवल संस्कृति के श्लोकों का पाठ करने से ही बनवारी का यह शौक किसी भी प्रकार पूरा नहीं हो पाता था। उसके अपने भीतर एक पुरुषोचित प्रभु शक्ति है, यह भी वह प्रकट न कर सका, और प्रेम की सामग्री को नाना उपकरणों से ऐश्वर्यपूर्ण बनाने की उसकी जो इच्छा है वह भी पूरी न हो पाती। इस प्रकार धनी की यह संतान अपनी मान मर्यादा, अपनी सुंदर पत्नी, उसका भरा यौवन, साधारणतः लोग जिसकी अभिलाषा करते हैं, वह सब कुछ लिए हुए भी संसार में एक दिन एक उत्पात के समान उठ खड़ी हुई। सुखदा मधुकैर्यत की पत्नी थी, जो मनोहर लाल का आसामी था। वह एक दिन घर के भीतर आकर किरण लेखा के पैर पकड़कर रोने लगी। बात यह थी कि कुछ वर्ष पूर्व नदी में मछली पकड़ने का जाल फैलाने के काम के लिए हर बार की भांति मछुओं ने एक साथ मिलकर कर्जनामा लिखकर मनोहर लाल की कचहरी से 1000 रुपया उधार लिया था। अच्छी मछली मिलने पर असल रुपया ब्याज सहित चुका देने में कोई असुविधा न होती, इसलिए ऊंची ब्याज दर पर रुपया उधार लेने में ये लोग आगा पीछा करने ही करते थे। उस वर्ष वैसी मछली नहीं मिली और संयोग से एक के बाद एक 3 वर्ष तक नदी की धारा में इतनी कम मछली आई कि मछुआरों का खर्च भी न निकल पाया। यहाँ तक कि वे उल्टे ऋण के जाल में फंस गए। जो मछुए अन्य इलाकों के थे वे तो फिर दिखाई ही नहीं दिए, किंतु मधुकेवर वहीं का आसामी था जहाँ उसका पुश्तैनी मकान था। उसके भागने का उपाय न होने के कारण कर्ज चुकाने का सारा उत्तरदायित्व उसके ऊपर आ पड़ा। सर्वनाथ से रक्षा पाने का अनुरोध लेकर वह किरण की शरण में आई थी। किरण की सास के पास जाने से कोई लाभ न होता, इसे सभी जानते थे, क्योंकि नीलकंठ की व्यवस्था में कोई नुस्ख निकाल सकता था, इस बात की वे कल्पना भी न कर सकती थी। नीलकंठ के प्रति बनवारी के मन में खूब आक्रोश था। यह जानकर कि मधुकैर्वत ने अपनी पत्नी को किरण के पास भेजा था। बनवारी चाहे जितना क्रोध एवं चाहे जितनी आत्मशाला करे, किरण निश्चयपूर्ण जानती थी कि नीलकंठ के काम में हस्तक्षेप करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए किरण ने सुखदा को बार बार समझाने का प्रयत्न करते हुए कहा, बेटी क्या करूं बताओ, तुम जानती हो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मालिक है, मधु से कहो उनको जाकर पकड़े। यह प्रयत्न तो पहले ही किया जा चुका था। मोहनलाल के पास किसी बात की फरियाद करते ही वे उसके विचार का भार नीलकंठ के ऊपर छोड़ देते थे। इसमें कभी कोई हेर फेर नहीं होता था। इससे प्रार्थी की विपत्ति और भी बढ़ जाती थी। दूसरी बार यदि उससे कोई पास अपील करना चाहता तो मालिक क्रोध से आग बबूला हो उठते थे। अगर जमीन जायदाद का झंझट ही उसे उठाना पड़ गया तो फिर उसका भोग करने में सुख ही क्या रहा। सुखदा जब किरण के पास रो पीट रही थी, तभी बनवारी बगल के कमरे में बैठा हुआ अपनी बंदूक की नली में तेल लगा रहा था। बनवारी ने सारी बातें सुनी। किरण कर्म स्वर में बार बार कह रही थी कि वह इसका कोई भी प्रतिकार करने में असमर्थ है। यह बात बनवारी की छाती में सूल के समान चुभ गई। उस दिन माघी पूर्णिमा फाल्गुन के आरंभ में आकर पड़ी थी। दिन के समय की उमस को मिटाकर संध्या समय अचानक एक मतवाली हवा चल पड़ी थी। कोकिल
कुक कुक कर कर अधीर हुई जा रही थी। बार बार एक ही सुर की चोट से वह न जाने कहाँ से किस उदासीन को विचलित करने की चेष्टा कर रही थी, और आकाश में फूलों की सुगंधित का मेला लग गया था। जैसे खचाखच भीड़ को जंगलों के बिल्कुल पास अंतपुर के बगीचे से मुचकुंद फूल की गंध ने वसंत के आकाश में नशे में बेसुध कर दिया था। किरण ने उस दिल लटकन रंग की साड़ी तथा जूड़े में बेला फूलों की माला पहनी थी। इस दंपति की प्रचलित नियमानुसार उस दिन बनवारी के लिए भी फाल्गुन ऋतु का उत्सव मनाने के योग्य एक लटकन रंग की चादर और बेला के फूलों का गाजर तैयार किया गया था। रात का पहला पहर बीत गया तो भी बनवारी नहीं दिखा। यौवन भरा प्याला आज उसे किसी प्रकार भी अच्छा नहीं लगा। प्रेम के बैकुंठ लोक में इतनी बड़ी कुंठा लेकर वह कैसे प्रवेश करता। मधु कैरवत का दुख दूर करने की क्षमता उसमें नहीं थी, वह क्षमता नीलकंठ में थी। इसे का पुरुष के गले में पहनाने के लिए माला किसने गूंथी थी। पहले उसने अपने बाहर के कमरे में नीलकंठ को बुलाया और कर्ज चुकाने के उत्तरदायित्व के लिए मधु कैरवत को बर्बाद करने से मना किया। नीलकंठ ने कहा, मधु को यदि प्रेषित दिया जाएगा तो फिर इस तिमाही के प्रारंभ में ढेरों रुपया बाकी रह जाएगा। सभी उग्र करना शुरू कर देंगे। बनवारी जब तर्क में न जीत सका तो मुंह में आया बकने लगा। बोला, नीच। नीलकंठ ने कहा, नीच न होता तो बड़े आदमी की शरण क्यों लेता। उसने कहा, चोर। नीलकंठ ने कहा, सो तो सही है ही। भगवान जिसे अपना कुछ नहीं देते, दूसरे के धन से ही तो वह प्राण बचाता है। सारी गालियाँ उसने अपने सिर पर ले ली। अंत में कहा, वकील बाबू बैठे हैं, उनके साथ काम की बात समाप्त कर लूँ। यदि आवश्यकता समझे तो फिर आऊँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ लाइक भी करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।